नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के मनो। इस आभासी प्रोग्राम में, इस यूट्यूब प्रोग्राम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पर बातचीत करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पर देखेंगे, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनसे हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इन सब पर जो इन सब पर हम बात करें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम ये समझ लें कि हिस्ट्री क्या है, और फिर हम सोर्सेज पे बात करेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो जैसा आपको ये आइडिया होगा थोड़ा सा कि हिस्ट्री इतिहास, ये इतिहास अतीत का एक अनुक्रमिक अध्ययन है, अर्थात अतीत की ऐसी कहानी जो मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति से सरोकार रखती है, इतिहास कहलाती है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक, इसको समझते हैं जरा सा, इति और हास। इति और हास। हास, इत का मतलब बीती हुई, और हास का मतलब है कहानी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि बीती हुई कहानी को ही इतिहास कहते हैं, पास्ट स्टोरी ये। लेकिन क्या हर बीती हुई कहानी इतिहास होगी? नहीं। मानव की बीती हुई कहानी को ही, मानव की पास्ट स्टोरी को ही हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। इतिहास किसी भी अतीत की कथा को, किसी भी अतीत की कहानी को इतिहास कहलाने के लिए उसके कुछ अपने महत्वपूर्ण वो बातें हैं कि जैसे अतीत की वो कहानी जो सभ्यता और संस्कृति से संबद्ध है, सभ्यता और संस्कृति से सरोकार रखती है, वही इतिहास कहलाती है। अगर हम ये कहते हैं कि अतीत की केवल कहानी, तो अतीत तो बहुत पशु पक्षियों का भी है, लेकिन पशु पक्षियों की अतीत को हम इतिहास नहीं कहेंगे। और जहां तक इस सृष्टि पर जीवधारियों की उत्पत्ति की बात है, तो जो एक कोशिकीय जलीय जीव हैं, उनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। इससे ये पता चल रहा है कि अतीत तो हम लोगों से ज़्यादा पुराना उनका है, लेकिन उनके अतीत को हम इतिहास नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं है। इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि अतीत के लिए ये जरूरी है कि सभ्यता और संस्कृति का होना जरूरी है, और बिना सभ्यता और संस्कृति के अतीत, बिना सभ्यता और संस्कृति के इतिहास मुकम्मल ही नहीं हो सकता है। क्योंकि केवल अगर हम ये कहेंगे अतीत, तो वो तो सभी का है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति ये केवल मानव के साथ है। तो हम अब इस तरह कहेंगे कि अतीत की ऐसी कहानी जो मानवीय सभ्यता और संस्कृति से सरोकार रखती है, इतिहास कहलाती है। वर्तमान जीवित है, लेकिन जैसे ही वो बीतता है, अतीत में चला जाता है। और हर घटना जो घटित हुई है, चाहे वो अभी घटित हुई है, चाहे वो 10 वर्ष पहले हुई है, या फिर वो 1000 या लाख वर्ष पहले हुई है, वो सब इतिहास कहलाएगी। तो इस तरह से, लेकिन इतिहास के लिए जो आवश्यक तत्व है वो सभ्यता एवं संस्कृति है, साथ ही साथ क्रमिक घटना भी है। अर्थात अतीत की जो क्रमिक घटनाएं हैं वही इतिहास कहलाएंगी। इस इतिहास के जनक के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस। और इन हेरोडोटस को, अगर हम ये कहें, यूनान के रहने वाले थे। अगर हम इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो इन हेरोडोटस को भारत में संस्कृत भाषा में इन्हें
हरिदत्त कह सकते हैं आप। अर्थात जैसा ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यूनान के लोगों का नाम, जैसे यूनान में अरिस्टोटल कहते हैं, यहाँ अरस्तु कहते हैं, वहां सोक्रेटिस कह रहे हैं, यहाँ सुकरात। तो ये हेरोडोटस यहाँ पे हरिदत्त के नाम से इनके नाम को आइडेंटिफाई किया गया। अर्थात ये हरिदत्त, और यही इतिहास के जनक कहलाते हैं। ये जो हरिदत्त हैं, हेरोडोटस हैं, ये बेसिकली सोक्रेटिस के फ्रेंड थे, सुकरात के मित्र थे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इससे ये आइडिया लगेगा कि अगर ये सुकरात के मित्र थे, इसका मतलब ये है, और सुकरात जो था वो प्लेटो का गुरु था और प्लेटो अरस्तु का गुरु था। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हेरोडोटस सुकरात के समकालीन रहे होंगे, और ये बात फिर इसमें निहित हो जाती है कि ये अरस्तु से तो पहले ही रहे होंगे। तो ये 500 ईसा पूर्व में थे, और हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखा वो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका, और ये ग्रीक भाषा में है, और ये 500 बीसी में लिखी गई पुस्तक है। हिस्टोरिका का कंटेंट क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो हिस्टोरिका बेसिकली जो हेरोडोटस ने इसमें इसका कंटेंट इसमें समावेशित किया है, वो एक पेलोपोनेसियन युद्ध की विषय वस्तु इसमें है, अर्थात पेलोपोनेसियन युद्ध का वर्णन है। और पेलोपोनेसियन युद्ध ये बेसिकली ये स्पार्टा और एथेंस के बीच हुआ था, जिसमें एथेंस पराजित हो गया था और स्पार्टा को पर्शिया ने इकोनॉमिक सपोर्ट किया था। पर्शिया ने उसको, ईरान ने आर्थिक सहयोग किया था, इससे स्पार्टा जीत गया था। तो बेसिकली ये इसमें पेलोपोनेसियन युद्ध का उल्लेख है इस पुस्तक में, हिस्टोरिका में, जिसको हेरोडोटस ने लिखा है। ये तो हमने इतिहास के संदर्भ में एक सामान्य बात किया, अर्थात एक इतिहास है क्या। अब हम अतीत को जानने के लिए, अतीत को समझने के लिए, अतीत का अध्ययन, क्योंकि मनुष्य इतना दीर्घायु तो होता नहीं कि वो कोई व्यक्ति आज का 500 साल पहले या 1000 साल पहले का हो और वो आज हमें अपने इतिहास, उस समय की घटनाओं के विषय में बता पाए। तो इतिहास की जो अतीत की घटनाएं हैं, जो पास्ट की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को समझने के लिए, उनके अध्ययन के लिए हमें कुछ सोर्सेज, हमें कुछ स्रोत की जरूरत पड़ेगी। और वो सोर्सेज या स्रोत वो पुरातत्व भी हो सकते हैं, वो साहित्यिक भी हो सकते हैं, अर्थात वो पुरातत्व संबंधी भी हो सकते हैं। इस धरातल, इस पृथ्वी के नीचे की तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पे हम अपने अतीत का अध्ययन कर सकते हैं, और या ऐसी अनेक पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, जिनके आधार पे हम अध्ययन कर सकते हैं अतीत का। तो मोटे तौर पे हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए दो स्रोतों को अपनाते हैं, दो स्रोतों का अध्ययन करते हैं, एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक स्रोत। फिर इन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जिनसे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, अपने अतीत का अध्ययन करते हैं, और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इन्हीं को एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले समझेंगे। तो आज का जो हमारा परिचर्चा का विषय है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इस स्रोत के, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं जो इस इतिहास के अध्ययन में कारगर हैं। तो मोटे तौर पर पहले इसे तो दो भागों में बांट लेते हैं।
पहला पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। ये दो बातें, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। फिर पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आएंगे, किस इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। जैसे इसके अंदर अभिलेख, रिकॉर्ड्स, भवन या मंदिर, इस तरह की चीजें, और भवन एवं स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, पेंटिंग, और मोहरें, सील्स, ये सभी के सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। अर्थात इनके अध्ययन, इनके द्वारा हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं। इनके अध्ययन से मदद मिलती है। जैसे सपोज अभिलेख, अभिलेखों में अभी हम चर्चा करेंगे एक एक करके सब पे। पहले एक बार हम उन्हें समझ लें कि क्या क्या स्रोत हैं, फिर क्रमशः हम एक एक के को लेकर के बातचीत करेंगे। साहित्यिक स्रोत को बेसिकली जो लिटरेरी सोर्स है, इन साहित्यिक स्रोत को फिर दो श्रेणियों में दिया जाए। पहला भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर, ये, और दूसरा विदेशी साहित्य, फॉरेन लिटरेचर, या आप इसे विदेशी यात्रियों का विवरण भी कह सकते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन, विदेशी यात्रियों का विवरण किए। जो भारतीय साहित्य है, इस भारतीय साहित्य को फिर हम ये देखेंगे कि भारतीय साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य हैं। क्या वो धार्मिक साहित्य है, या फिर वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, या वो दक्षिण भारत के संगम साहित्य हैं। इन साहित्य के माध्यम से किस तरह से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं। तो भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेकुलरिस्ट लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर और संगम साहित्य, ये तीन श्रेणियां आती हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत। ये इनमें जो धार्मिक साहित्य है, और ऐसे ही विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों के विवरण के अंदर भी देखेंगे कि वो कौन कौन से विदेशी साहित्य हैं, या विदेशी यात्रियों में वो किन किन देशों के विदेशी यात्री हैं जो भारत आए। अगर
वहाँ उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत, उन्होंने अपनी कोई पुस्तक लिखा तो उसमें भारत के विषय में लिखा, भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के विषय में लिखा। तो उन विवरणों से भी भारत, प्राचीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। तो विदेशी अगर साहित्य की बात करें या विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो विदेशी यात्रियों के विवरण में इनकी भी कुछ कैटेगरी है। जैसे पहला तो यह है कि यूनानी यात्री या यूनान एवं रोम के यात्री जो आए भारत। दूसरा चीनी यात्री, वो भारत आए और अपना यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा। और तीसरा अरब के यात्री, अरब देश से जो यात्री आए वो। अब इसमें जो रोम या यूनान के यात्री हैं, रोम एवं यूनान के यात्री, ये इनमें जैसे आपको ये आइडिया होगा कि प्लिनी है, हेरोडोटस है जो इतिहास का जनक ही है, ये हेरोडोटस है, आनेसिक्टस है, आनेसिक्टस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस, ये सब के सब यूनानी यात्री हैं, यूनान के लेखक हैं और भारत आए। इनमें प्लिनी यूनान का रहने वाला है, यूनान का लेखक है और उसने प्रथम सदी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। और यह नेचुरल हिस्टोरिका भारत और यूरोप के बीच जो बेहतर व्यापारिक संबंध थे, जो ट्रेड रिलेशनशिप था, उसके विषय में बयां करती है इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। और ये प्लिनी उस पुस्तक के माध्यम से ये बताता है कि भारत और यूरोप का व्यापार वो ईसा पूर्व से चल रहा था, अर्थात ईसवी की शुरुआत से पहले से चल रहा था। और कौन कौन सी चीजें यूरोप को भारत निर्यात करता था या भारत को कौन कौन सी चीजें आयात होती थी यूरोप से, इन सब बातों का उल्लेख किया है। हालांकि यहीं पर एक नाविक है जिसकी पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी, वो भी प्राचीन भारत के यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंधों के विषय में बताने वाली पुस्तक है। फिलहाल उसके राइटर का पता अभी तक नहीं चल पाया है कि वो पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी को लिखा किसने है, लेकिन यह आइडिया लगाया जाता है कि उसमें समुद्री यात्राओं का उल्लेख है, समुद्र के रास्ते व्यापार का उल्लेख है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसका लेखक कोई नाविक ही रहा होगा। तो एक तो ये, दूसरा हेरोडोटस जो इतिहास का जनक है, और हेरोडोटस ने जो डेरियस या दारा प्रथम, जो एक पर्शियन इन्वेजर या अटैकर था, एक ईरानी आक्रमणकारी था, और भारत पर अटैक करने वाला कोई पहला आक्रमणकारी है तो वो दारा प्रथम ही है, या उसे आप डेरियस भी कह सकते हैं, दरवयहू भी कह सकते हैं, जिसने 516 ईसा पूर्व में 516 बीसी में अटैक किया भारत पर, और वो पूरा कांधार वाले क्षेत्र पे जो उसने अपना कब्जा किया, कैप्चर किया। इस बात को कि दारा प्रथम ने भारत पर अटैक किया और पूरा जो कांधार वाला भाग है उसको उसने कैप्चर किया, इस बात का उल्लेख हेरोडोटस करता है, हेरोडोटस बताता है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें
कि दारा प्रथम जो पहला आक्रमणकारी है, अटैक करने वाला, भारत पर पहला व्यक्ति है जिसने अटैक किया। अगर हम ये कहें कि पुरातात्विक स्रोतों में कौन से अभिलेख हैं जो उसको बताते हैं, तो पर्सिपोलिस, बेहुस्तून जैसे अभिलेख भी उसके अटैक के विषय में बताते हैं। अभी अभिलेख में देखेंगे उसे। आनेसिकटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस ये सिकंदर के साथ भारत आए थे, और सिकंदर के साथ भारत आए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रुके और इन्होंने यहाँ के विषय में लिखा। तो अब दूसरा, अगर हम चीनी यात्रियों की बात करें कि ऐसे चीनी यात्री कौन है जो भारत आए और उन्होंने फिर भारत के विषय में अपने यात्रा वृत्तांत में जो लिखा, उससे प्राचीन भारत को जानने में मदद मिलती है। तो चीनी यात्रियों में पाहियान, ये वैनसांग, इत्सिंग, उइली और फाइयान, हैंसांग, इत्सिंग, उइली ये चीनी यात्री हैं। इनमें फाइयान पहला चीनी यात्री है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या आप उसको चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। 399 ईस्वी में भारत आया, 414 तक रहा, भ्रमण किया भारत का। उसने अपने यात्रा वृत्तांत फोकुओकी में, जो इसका यात्रा वृत्तांत है फाहियान का, वो है फोकुओकी। ये इस अपने यात्रा वृत्तांत में उसने लिखा और तत्कालीन भारत की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उस पर प्रकाश डाला, और ये भी बताया कि जो समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके अलावा भी एक वर्ग था जिसको अंत्यज या चांडाल कहा जाता था, जो मानव बस्ती से बाहर रहते। तो ये सब बातें हम अंदर यहाँ तो सीखेंगे ही, यहाँ तो जानेंगे ही, और क्रमशः ये स्रोत के रूप में यहाँ जानेंगे। बाकी जो टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम चर्चा करेंगे, और फिर उससे उस संदर्भ में जो भी वहाँ पर सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उनकी वहाँ भी चर्चा करते चलेंगे हम। तो फोको की इसका यात्रा वृत्तांत है, और बेसिकली ये स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया। और कोई भी चीनी यात्री जो भारत आया, तो एक बात यहाँ पे हम समझ लें, कोई भी चीनी यात्री जो भारत आया तो उसका उद्देश्य अपना व्यक्तिगत था, और व्यक्तिगत उद्देश्य ये था कि वे चीनी यात्री जो भी आए वे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध धर्म की पांडुलिपियों का संग्रह करना। चीन के किसी राजवंश द्वारा राजदूत के रूप में कोई भी चीनी यात्री नहीं आया। एक आया भी, सांगयुन, तो वो गांधार वाले क्षेत्र में गया जहाँ पे तोरमाड़ का शासन था, तो वो अलग बात है। तो फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग, उइली, ये लोग, वैनसांग ये हर्षवर्धन के टाइम में आया और इसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से लिखा। इसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी है। और ये जो इत्सिंग है, ये 7वीं सदी के अंत में आया इत्सिंग, और फिर उइली आया, और उइली ने वैनसांग के विषय में ही लिखा। तो कुल मिलाकर इन चीनी यात्रियों ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में वो बातें की हैं। दूसरा, अब अगर हम ये देखें कि जो अरब के यात्री, अरब और बगदाद, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें जैसे अल मसूदी है, अल है, ये सभी अरब के यात्री हैं और ये भारत आए
और फिर जो इन्होंने साहित्य सृजन किया, जो इन्होंने रचना की, जो इन्होंने पुस्तकें लिखी, उसमें भारत के विषय में बताते हैं, लिखा इन्होंने। तो ये सब अरब के यात्री है, जैसा आपको आइडिया है कि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया है। ये अल मसूदी जो उस समय आया जब अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार शासक जो महेंद्रपाल था, उस महेंद्रपाल के टाइम में आता है, 915-16 ईस्वी के करीब में आता है। तो ये यहाँ आए, इन्होंने भारत का भ्रमण किया और जो इन्होंने रचनाएं की, पुस्तकें लिखी, उनमें भारत की स्थिति का, भारत की दशा का वर्णन किया है, जिससे प्राचीन भारत को जानने का अवसर मिलता है हमें, प्राचीन भारत को हम समझ पाते हैं। ये तो हमने अभी यात्रियों के विवरण की बात कही, लेकिन अभी साहित्य के अंतर्गत जब हम लोग ये देखते हैं कि धार्मिक साहित्य के अंदर कौन कौन से साहित्य आएंगे और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंदर कौन कौन से साहित्य आएंगे, और संगम साहित्य के दायरे में किन किन साहित्यों को रखा जाता है। तो धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और संगम साहित्य, ये इसमें धार्मिक साहित्य के अंदर भी कैटेगरी हैं, उनको अभी हम देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष साहित्य को देख लें। वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन कौन से हैं? तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य का आशय, तो पहले इसका अर्थ समझ लें। ऐसे साहित्य जिनका किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है, बल्कि वो तटस्थ भाव से लिखे गए हैं और वो उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और चूंकि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इन दशाओं का वर्णन कर रहे हैं, साहित्य संस्कृत तो धार्मिक भी करेंगे, लेकिन आप उनको धार्मिक साहित्य नहीं कह सकते, इन दशाओं का वर्णन करते हैं ये। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत जैसे एक तो ऐसे साहित्य जो उस समय के इतिहास को बताते हैं, जैसे कल्हड़ की राजतरंगड़ी, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, ये कल्हड़ की राजतरंगड़ी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और विशाख दत्त की ही देवी, विशाख दत्त का ही देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, और कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की समस्त रचनाएं, इन सभी को धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत ही रखा जाता है। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें
जानकारी देते हैं। जैसे कल्हड़ की राजतरंगड़ी को ले लें। कल्हड़ की राजतरंगड़ी कश्मीर का पुख्ता इतिहास बताने वाली एक पुस्तक है, जो कश्मीर का एक सटीक इतिहास बताती है। कल्हड़ कश्मीर के शासक, कश्मीर में अगर हम कश्मीर के राजवंश की बात करें तो कश्मीर में कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये कश्मीर के राजवंश हैं। इनमें जो उत्पल वंश है, उसी उत्पल वंश में एक रानी दिद्दा हुई थी, जो कहा जाता है कि एक महिला वीरांगना जिसने कश्मीर में शासन किया। बेसिकली जो कल्हड़ थे, ये जो लोहार वंश का एक शासक था हर्ष, कश्मीर के लोहार वंश का एक शासक था हर्ष, उस हर्ष के राजकवि थे, उस हर्ष के दरबारी कवि थे कल्हड़। और हर्ष फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि उसके समय में एक अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने की वजह से बहुत ही अव्यवस्था और अशांति की स्थिति फैल गई थी, और लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। हर्ष फिर भी हर्ष में ही था, उसको किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट नहीं था, इसलिए हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता। जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो इसी हर्ष के दरबार में रहते थे कल्हड़। कल्हड़ ने जो राजतरंगड़ी लिखा है उसमें कश्मीर के कई राजवंशों का उल्लेख है, कश्मीर का इतिहास है, और इस हर्ष के टाइम से लिखना शुरू किया, और बाद में इसी लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह, वहां तक लिखा और जय सिंह को समर्पित भी किया। कुल मिलाकर कल्हड़ की राजतरंगड़ी कश्मीर का इतिहास बता रही है, कश्मीर का इतिहास बताने वाली पुस्तक है ये। कौटिल्य, जैसा आपको आइडिया होगा कि कौटिल्य रियल नेम है कौटिल्य का, और विश्वगुप्त बचपन का नाम उनका, और चाणक्य जो है निक नेम है, अंशु अंशुल भी इनके नाम है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल टीचर थे, राजनीतिक गुरु थे। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, ये अर्थशास्त्र पुस्तक तत्कालीन मौर्य वंश के विषय में, मौर्यकालीन समाज के विषय में ये जानकारी देने वाली पुस्तक है। उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, लेकिन विशेष करके ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है अर्थशास्त्र। लेकिन आप राजनीति को अर्थ से अलग नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख है थोड़ा सा, लेकिन जो इसका मुख्य विषय वस्तु है, जिसकी मेन थीम है, वो प्रशासन पर आधारित है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो वो सब बातें हम अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी हम एक सुपरफिशियल, अर्थात ये कह सकते हैं कि ऊपरी तौर पे अभी हम सब पे बात करते जा रहे हैं कि एक आइडिया लगे बस। तो मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में मुख्य तौर पे यह जानकारी देने वाली पुस्तक है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी मौर्य काल के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है, जो ये मौर्य काल के विषय में। और इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, अर्थात कुलहीन। वृषल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में ही हुआ है। विशाखदत्त का एक देवी चंद्रगुप्तम है। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाखदत्त का, ये बेसिकली गुप्त वंश के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है। और समुद्रगुप्त के दो पुत्रों में एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड,
तो जो रामगुप्त है और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड है, तो बेसिकली देवी चंद्रगुप्तम रामगुप्त पर ही लिखी गई है, लेकिन और भी गुप्त वंश के व्यक्तित्व के विषय में जानकारी देती है ये। इसमें इन्होंने ये दिखाया है, विशाख दत्त ने, कि जो रामगुप्त है वो शकों के साथ एक युद्ध में अपनी पत्नी ध्रुवदेवी को हार जाता है, दांव पे लगा देता है। इन सब बातों का उल्लेख इसमें है। तो एक तो ये पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के राजवैद्य थे और पुरोहित भी थे। उसने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था, और अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि ही थे। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, ये बेसिकली जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उस पर लिखा गया टीका है, टिप्पणी है, कमेंट है। तो ये शुंग वंश के विषय में जानकारी दे रही है, शुंग वंश के विषय में जानकारी देने वाली पुस्तक है। ऐसे तमाम इस और भी स्रोत हैं जो, और इन स्रोतों की चर्चा ऐसा नहीं है अभी हम ये देख रहे हैं, बाकी जब अंदर जो भी डायनेस्टीज का हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, वहाँ पे कौन कौन से स्रोत आए हैं उस वंश के विषय में जानकारी देते हैं, उनके वहाँ पे भी देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे बाणभट्ट का हर्षचरित है, कादम्बरी है, और वो मयूर का सूर्य शतक है। बाणभट्ट और मयूर ये दोनों हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, दोनों ने लिखा है। तो अब जैसे हर्षवर्धन के प्रशासन के विषय में, हर्षवर्धन के व्यक्तित्व के विषय में बाणभट्ट का जो हर्षचरित है वो बता रहा है, मयूर का सूर्य शतक बता रहा है, और अगर जब वहीं पर विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करेंगे तो फिर वहीं पर वैनसांग उस हर्षवर्धन के शासन के विषय में बताता है, प्रशासन के विषय में बताता है। और वैनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो सियूकी के नाम से है, वही वैनसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये सब बातें अब हम यहाँ पर इस धार्मिक साहित्य के अलावा संगम साहित्य को भी देख लेते हैं, और फिर ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत ये हैं, और इसके बाद हम संगम साहित्य को भी देखते हैं कि संगम साहित्य में बेसिकली कौन से साहित्य। संगम साहित्य के अंतर्गत जैसे तिरुकुरल है, शिल्पाधिकारम है, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम, और मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, तो संगम साहित्य के द्वारा दक्षिण भारत, प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी होती है। और जब दक्षिण भारत की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चोल चेर पांड्य के विषय में, तो संगम साहित्य दक्षिण भारत के विषय में जानकारी देने वाले साहित्य हैं। तो ये इनकी भी का भी अध्ययन करेंगे। अब हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे कि वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य इसमें समाहित हैं, कौन कौन से साहित्य की गणना इसमें की जाती है। तो धार्मिक साहित्य को भी मोटे तौर पे पहले 3 भागों में बांट लेते हैं, अर्थात ऐसे साहित्य जो विशेष तौर पर ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, दूसरे वो जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और तीसरे वे जो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो पहले
जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं उन साहित्य की चर्चा करेंगे ये, और दूसरा बौद्ध साहित्य, और तीसरे वे हैं जैन साहित्य। तो ब्राह्मण लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर। अब ये जो ब्राह्मण साहित्य है, इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आएंगे, इन्हें थोड़ा समझते हैं। तो जैसा थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होगा कि ब्राह्मण वेद जो है वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, थोड़ी सी यहां पे बात कर ले, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथ, ये दो शब्द काफी मिलजुल रहे हैं और इनको लेकर के किसी तरह की कोई भ्रामक स्थिति नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण लिटरेचर का एक पार्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण टेक्स्ट इज पार्ट ऑफ ब्राह्मण लिटरेचर, और ब्राह्मण लिटरेचर में ये सभी आएंगे: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, खडदर्शन, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियां, ये सब ब्राह्मण साहित्य के अवयव हैं, ये सब ब्राह्मण साहित्य के कंपोनेंट्स हैं। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, और इन्हें ही वेदांत भी कह दिया जाता है, और इन्हें ही अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। अध्यात्म विद्या जो बोला जा रहा है और जो लिखा जा रहा है, अर्थात जो अभिव्यक्ति हो रही है विचारों की, और जो फिर लिखा जा रहा है, दोनों के बीच में एक तारतम्य बनाएंगे, थोड़ा सा तादात्म्यकरण, तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी कि भाई यही बोला गया, यही लिखा गया, और समझने में मदद मिलेगी। उपनिषद, और उपनिषद के बाद वेदांग, और वेदांग के बाद जो वेदांग है वो भी इसी के पार्ट है। ब्राह्मण ग्रंथ के, ब्राह्मण साहित्य के उपवेद, और महाकाव्य, खड दर्शन, अर्थात 6 फिलॉसफीज, जो 6 दर्शन हैं, वो भी इसी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। खड दर्शन और पुराण और स्मृतियां, इन सभी को ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो इनका एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे मदद करते हैं ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में, और फिर अंदर भी देखेंगे। जब वैदिक काल पर बात करेंगे तो इनमें ये देखेंगे कि कुछ फिर वेदों में भी वेद के पार्ट हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें जो ऋग्वेद है वो ऋग्वैदिक काल में संकलित हुआ, वो ऋग्वैदिक काल में उसका सृजन हुआ, और जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इनका संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेदाश्ट्रायो या वेदत्रयी या वेदत्रय नाम दिया गया। वेदत्रयी में अथर्ववेद को नहीं समाहित किया जाता, नहीं सम्मिलित किया जाता। इसमें से ऋग्वेद ही ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। सही मायने में इन ब्राह्मण साहित्य में
ऋग्वेद ही ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, बाकी शेष जितने भी वैदिक साहित्य हैं ये सभी के सभी उत्तर वैदिक काल में कुछ लिखे गए और कुछ तो सूत्र काल तक भी गए और बाद में भी लिखे गए, लेकिन ऋग्वैदिक काल का एक ही है ऋग्वेद। ये और आर्यों के विषय में जानकारी का जो लिटरेरी सोर्स है, एक साहित्यिक स्रोत है, वो ऋग्वेद ही है जो आर्यों के विषय में बताता है। और वेद चूंकि वैदिक संस्कृत में है, बहुत ही क्लिष्ट और कठिन थे, वेदों को पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, समझना तो बहुत ही और ज्यादा दुष्कर था। ऐसी स्थिति में वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। आप ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं, एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट हैं। और व्याख्या किसी चीज की होगी तो फिर वो पद्यात्मक फॉर्म में तो होगी नहीं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ ये गद्यात्मक हैं, प्रोज में हैं, लेकिन वेद जो है वो पद्यात्मक हैं, पोएट्री में है। हाँ ठीक है, उसके अंदर एक अभी जब यजुर्वेद की बात आएगी तो वो पद्यात्मक के साथ साथ गद्यात्मक भी है, वो देखेंगे, ऐसी क्या बड़ी बात है उसके अंदर, फिर हम लोग समझेंगे। आरण्यक जो है ये ऋषि मुनियों ने जंगल में लिखा, इनको समझने के लिए ऋषि मुनियों ने, बहुत ही रहस्यवादी ग्रंथ कहलाते हैं ये। ऋषि मुनियों ने वन, आरण्य माने वन या जंगल होता है, ये जंगल में लिखे गए। और फिर उपनिषद जो वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है, और ये वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्व को उजागर करते हैं। अर्थात ये दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्व को अपने में समेकित किए हुए हैं उपनिषद, इसीलिए आध्यात्म विद्या भी इनका एक नाम है। फिर वेदांग, वेदों के अंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये है, देखेंगे इनको भी। उपवेद, वेदों के जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैसे वेदों के उपवेद भी हैं। महाकाव्य में रामायण और महाभारत, रामायण एक आदि महाकाव्य है और महाभारत एक बृहद महाकाव्य है। और जो स्वरूप रामायण या महाभारत का आज दिखाई देता है, शुरू में वो नहीं था, उनका विस्तार होता गया। महाभारत का मूल नाम अगर हम देखें, प्रारंभिक नाम देखें तो वो जय संहिता था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ, इस तरह से। और ये महाकाव्य है रामायण और महाभारत। खड़ दर्शन, 6 फिलॉसफीज, सांख्य, योग, न्याय, ये सब दर्शन इस तरह से। और पुराणों में 18 पुराण और स्मृतियां। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा, स्मृतियों में मनुस्मृति बहुत मायने रखती है। अब जैसे पुराण में बात कर रहे हैं तो विष्णु पुराण है जो मौर्य वंश के विषय में जानकारी देता है, वायु पुराण है जो गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है, मत्स्य पुराण है जो सातवाहन वंश के विषय में जानकारी देता है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये है ब्राह्मण साहित्य, लेकिन इनके द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास को हमें समझने में सहायता मिलती है, इसलिए हम इन्हें प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत के रूप में जानते हैं कि भाई प्राचीन भारत
के अध्ययन को समझने के ये हमारे स्रोत हैं, अर्थात प्राचीन भारत के विषय में बताते हैं। तो इन्हें एक एक करके हम समझेंगे। अभी ये तो हम एक सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं, एक आइडिया कि हाँ ये इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे और इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यहाँ पे दिया गया है। दूसरा, बौद्ध साहित्य और फिर जैन साहित्य, इन्हें भी देख लें। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में पहला तो यह है कि बौद्ध साहित्य पाली में है, जहां ब्राह्मण साहित्य संस्कृत भाषा में है, वहीं बौद्ध साहित्य पाली में है और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत में भी है और कुछ जैन साहित्य भी संस्कृत में है, उन्हें हम अंदर समझेंगे। तो बौद्ध साहित्य में फेमस त्रिपिटक है, जातक कथा है, ये मिलिंद पन्हो है, और दिव्यावदान है, दिव्यावदान है, बुद्ध चरित है अश्वघोष का, बुद्ध चरित अश्वघोष का इत्यादि। ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। ये बौद्ध साहित्य है जो प्राचीन भारतीय इतिहास को, हमारा जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसको समझने में, उसके अध्ययन में सहायक है। इसको अश्वघोष ने लिखा। बुद्ध चरित या अश्वघोष कनिष्क का राज कवि है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में, और इसने बुद्ध चरित लिखा। त्रिपिटक एक महान बौद्ध साहित्य है और इस त्रिपिटक के कुछ भाग हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और इन तीन पिटकों को समेकित रूप से एक साथ त्रिपिटक कह दिया गया। ये त्रिपिटक का अर्थ है कि ज्ञान के तीन पिटारे, ज्ञान के तीन टोकरे या टोकरी, कुछ भी कहें। इसमें जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान हुआ और इस अभिधम पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीत के दौरान हुआ, अशोक ने जब कंडक्ट करवाया था पाटलिपुत्र में। इसका संकलन आनंद ने किया, इसका संकलन उपाली ने किया और इसका संकलन मोगालीपुत्तिस ने किया। ही वॉज ग्रेट फिलोसफर ऑफ बुद्धिज्म। वो बौद्ध धर्म का महान विद्वान था, दार्शनिक था, फिलोसफर था, वो दार्शनिक था। तो अब इसमें सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। वहीं पर विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और जो भिक्षुड़ियां हैं उन्हें जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, किन किन नैतिकता का
किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस बात का उल्लेख इस विनय पिटक में है। और जो अभिधम पिटक है यह बेसिकली इसकी दार्शनिक विवेचना है। सुत्त पिटक का फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है, दार्शनिक विवेचना है अभिधम पिटक। ये जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। जातक कथा में वो अपने पूर्व जन्मों में कब कटफोड़वा थे, कब व्यापारी के बेटे थे, कब किसान के बेटे थे, कब बंदर थे, इन सब कथा का उल्लेख है, इन सब बातों का उल्लेख है। ये जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी को बताती है। और मिलिंद पन्हो इसमें एक हिंद यूनानी शासक या इंडो ग्रीक या यवन रूलर मिनांडर, और उसको भारत में पाली भाषा में मिनांडर को मिलिंद कह देंगे, वो भारत आया और उसका आमना सामना, उसका बातचीत उसकी एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुई। एक फिलोसफिकल डिबेट हुआ, दार्शनिक संवाद, डिस्कशन। उसने कुछ प्रश्न पूछे, नागसेन ने, बौद्ध भिक्षु ने उसके बहुत अच्छे से उत्तर दिए। बहुत प्रभावित हुआ वो बौद्ध जो है वो मिलिंद या मिनांडर, उसने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। और नागसेन ने एक किताब लिख दी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मिलिंद के प्रश्न, अर्थात मिलिंद ने जो प्रश्न किया था, नागसेन ने जो उत्तर दिया था, वही इसमें लिखा हुआ है। पाली भाषा में प्रश्न को पन्हो कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न। अतः आप कह सकते हैं कि यह पुस्तक प्रश्नोत्तर आधारित है, संवाद आधारित है, वार्तालाप आधारित है, कुछ भी कहें। ये दूसरा दिव्यावदान है। यह दिव्यावदान पुस्तक ये अशोक के राज्याभिषेक के विषय में बताती है। यही पुस्तक बताती है कि अशोक का राज्याभिषेक कैसे हुआ, जबकि सिंघली अनुश्रुतियां, दीपवंश और महावंश वो तो ये बताती हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया था गद्दी के लिए। वो अंदर हम देखेंगे जब आएंगे अशोका पे। लेकिन दिव्यावदान ऐसा नहीं कहती, वो 99 भाइयों की हत्या की बात नहीं करती। लेकिन दीपवंश, महावंश जो श्रीलंका या सिंघल द्वीप की अनुश्रुति है वो बताती। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा। तो इस तरह से ये बौद्ध साहित्य है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत हैं, उसके विषय में बताते हैं। और फिर सुत्त पिटक के भी पार्ट हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो इस तरह से जो सुत्त पिटक का एक पार्ट अभी हमने बताया, हम लोगों ने देखा कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। उसमें जो अंगुत्तर निकाय है इसका एक पार्ट ये अंगुत्तर निकाय जो इस त्रिपिटक के इस पार्ट सुत्त पिटक का एक पार्ट है। त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, उनमें एक सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, उनमें एक अंगुत्तर निकाय है। और ये अंगुत्तर निकाय ये 600 ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपदों का अभ्युदय हुआ था, जो 16 महाजनपदों ने जनपद राइज किए थे, उनका जो उदय हुआ था, उनके विषय में बताती है। तो इसका मतलब कि अंगुत्तर निकाय ये 16 महाजनपदों के विषय में बताने वाली पुस्तक है।
तो 16 महाजनपदों की पूरी लिस्ट, पूरी सूची जिस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है वो अंगुत्तर निकाय है। हालांकि एक और ग्रंथ है बौद्ध साहित्य, वो भी है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, उसका नाम महावस्तु है। उस महावस्तु में भी ये 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और जो महावस्तु है वो बेसिकली जो खुद्दक निकाय है इसका एक भाग, अभी हमने नाम लिया कि दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो खुद्दक निकाय के कई पार्ट हैं, थेरी गाथा, थेरा गाथा, धम्पद और जातक कथा बेसिकली उसी का, चारिया पिटक, महावस्तु। तो महावस्तु खुद्दक निकाय का एक भाग है। खुद्दक निकाय ये सुत पिटक का एक भाग है, सुत पिटक त्रिपिटक का एक भाग है। तो उस महावस्तु में भी जो बौद्ध साहित्य है और उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अब इसका मतलब कि 16 महाजनपदों का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ 16 महाजनपदस अगर इन बौद्ध साहित्य में मिल रहा है, और 16 महाजनपद ये प्राचीन भारत का सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन कहलाता है, द्वितीय नगरीय क्रांति कहलाता है। तो अगर द्वितीय नगरीय क्रांति का उल्लेख, उनका राजनीतिक इतिहास, उनके विषय में बातें, उनका अभ्युदय कैसे हुआ, ये सब बात अगर इस बौद्ध साहित्य में मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के, समझने के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो एक तो ये हम लोगों ने अभी देखा। अब साथ ही साथ यहां पर हम ये भी समझेंगे कि वो जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से टेक्स्ट आएंगे, वो कौन कौन सी जैन साहित्य है जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो आइए उन्हें भी देखते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य में जैसा ये प्राकृत भाषा में है, हाँ कुछ जैन साहित्य संस्कृत में भी है बौद्ध साहित्य की तरह। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, आगम, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये जैन साहित्य हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायक है। हालांकि ये जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन चूंकि 600 ईसा पूर्व में जैन धर्म का भी उदय हो रहा है, बौद्ध धर्म का भी उदय हो रहा है, और इसी समय 16 महाजनपदों का भी उदय हो रहा है। समानांतर घटनाएं हैं, पैरेलल घटनाएं हैं। उत्तर वैदिक काल में जो रूढ़ियां, आडंबर, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थोड़ा सा हावी हुई, एक इतिहास का शिक्षक होने के नाते, एक इतिहास का टीचर होने के नाते, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कितना था उस समय, थोड़ा बहुत जरूर भेदभाव रहा होगा, लेकिन उसे बहुत संयमित तरीके से हमें प्रस्तुत करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। तो खैर उस उत्तर वैदिक काल के में जो है वो जो सामाजिक असमानता थी, उसकी वजह से 600 ईसा पूर्व में 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नींव डाली। महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे,
जब अंदर आप बात करेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन इंडिया, तो देखेंगे उसमें खूब डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। मेरा मानना ये रहता है थोड़ा सा कि हम किसी भी विषय वस्तु को इस तरह से अवधारणात्मक तरीके से समझें, कंसेप्चुअल समझें। बार बार मतलब मुझे एक ही विद्यार्थी को मैं चाहता हूं कि दोबारा ना पढ़ाना पड़े, बस एक बार वो मेरे, और फिर और भी वो कोचिंग कहीं ना करे, इधर अपना पढ़े, घर पे पढ़े, रिवीजन करे, कुछ उसमें नया घर पे ही बैठ के सीखे, मतलब समझने की जो प्रक्रिया है वो उसकी पूरी हो जाए। फिर उसमें और चीजें वृद्धि कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, वो अतिरिक्त बात है, वो तो निरंतर प्रक्रिया है। अब चीजों को बढ़ाना ये तो हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण सोपान है। कोई चीज पर्याप्त तो होती नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया काम। और बढ़ाना ही नहीं है, जीवन में हमें यह भी सीखना है कि क्या नहीं सीखना है। जीवन में हमें यह भी सीखना है कि हमें क्या नहीं सीखना है, और क्या सीखा है क्या छोड़ना है। यह भी सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो तमाम ऐसी चीजें जो हमें छोड़ते भी रहना है, तमाम चीजें ऐसे जोड़ते भी रहना है, ये तो प्रोसेस है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है या पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, लेकिन बार बार भटकना ना पड़े, हमारे पास परिक्रमा ना करें या और कहीं, अच्छा नहीं खुद। तो परिशिष्ट पर्वन जैसे ये एक जैन साहित्य है। आगम, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये इसमें जो आगम है इसके फिर पार्ट हो जाते हैं। अंग, उपांग, 12 अंग 12 उपांग, प्रकीर्ण सूत्र, छेद सूत्र, ऐसे करके। फिलहाल ये सभी जैन साहित्य है। और कल्प सूत्र है, ये भद्रबाहु इसको लिख देता है। ये भगवती सूत्र है। ठीक वैसे जैसे अभी हम लोगों ने बात किया। और परिशिष्ट पर्वन ये प्राचीन जैन साहित्य है, ये परिशिष्ट पर्वन। और जो भगवती सूत्र है इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैसे अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जो बौद्ध साहित्य है, वैसे ही इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब चूंकि वो पाली भाषा में है, ये प्राकृत में है, तो थोड़ा बहुत नामों के अंतर के साथ, चूंकि वो अलग लैंग्वेज में अलग नहीं, लेकिन मतलब एक ही है। 16 महाजनपदों की लिस्ट, उनके नामों की सूची यहां भी प्राप्त होती है, इस भगवती सूत्र में भी प्राप्त होती है। ये आचरांग सूत्र है, एक आचरांग सूत्र। तो इन सब भगवती सूत्र में जैसा, और बुद्ध और महावीर स्वामी के विषय में भी है, ऐसा नहीं है, और 16 महाजनपदों के विषय में तो है ही है। तो ये सब 16 महाजनपदों के विषय में, और 16 महाजनपद ये प्राचीन भारत का, इनका निर्माण एक सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन कहलाता है। इन 16 महाजनपदों में अपनी प्रारंभिक स्थिति में जो काशी है वो बहुत ही समृद्धशाली था, और फिर समृद्धशाली था तो शक्तिशाली भी था थोड़ा सा। हालांकि बाद में सबसे शक्तिशाली बनकर वो मगध उभरा। क्या वजहें थी, क्या सरकमटेंसेस थी, क्या परिस्थितियां थी मगध के सबसे शक्तिशाली होने का, ये सब अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने एक मोटा मोटा खाका के तौर पे ये समझा कि ये ऐसे
स्रोत हैं जिनसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं, समझने में मदद मिलती है। अब उनमें से अगर हम एक को देखें, जो अभी हम पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की जो हम अभी चर्चा कर हम लोगों ने बात किया कि पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में अभी, अच्छा, पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हैं जो इस धरातल के नीचे कहीं न कहीं किसी भी दशा अवस्था में पाए गए, और एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन में उनके समन्वेषण और उत्खनन के बाद, खोजबीन और खुदाई के बाद उनका जब अध्ययन किया गया तो उनसे हमारे इतिहास को समझने में बड़ी मदद मिली। उनमें अभी हम लोगों ने देखा कि एक अभिलेख ही है। अब जहां अभिलेख नहीं मिलते, जैसे प्री हिस्टोरिक एज में, प्रागैतिहासिक काल में, वहां पर केवल स्टोन टूल्स हैं, केवल प्रस्तर उपकरण हैं, केवल पत्थर के औजार हैं। वही पूरी बातें बयां करते हैं पाषाणकालीन संस्कृति के विषय में, उस काल की सभ्यता के विषय में, और इसके अतिरिक्त वहां का कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है। लिटरेरी सोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन हम यहां पर यह देखेंगे कि अभिलेख जो पाए गए, तो वो अभिलेख क्या बताते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग सबसे पहले अभी जो डिस्कस करेंगे वो अभिलेख पे करेंगे। ये अभिलेख, रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शन जो भी कहें, एक्चुअली अभिलेखों को भी 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक तो गुहालेख, फिर शिलालेख और स्तंभ लेख। ये केव इंस्क्रिप्शन और रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट, ये 3 कैटेगरी हो जाती है रिकॉर्ड्स या इंस्क्रिप्शन की भी। अब कौन कौन से अभिलेख हैं और क्या जानकारी देते हैं, तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्राचीनतम अभिलेख भारत के अंदर कौन से हैं। हालांकि अभिलेखों के माध्यम से सबसे पहले जिसने अपने विचार को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसने अभिलेखों के माध्यम से, रिकॉर्ड्स के माध्यम से जनता को संबोधित किया, एड्रेस किया, वो अशोक था। और जो उसके अभिलेख हैं जो 300 BC के माने जाते हैं, और उसके अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मेक तीनों लिपियों में मिले। देखेंगे उनको अंदर कहां कहां किस क्षेत्र में कैसे। लेकिन जो अशोक के अभिलेखों से भी पहले कुछ अभिलेख पाए गए, अशोक ने तो व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब अशोक के अभिलेखों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उसके राजाज्ञाएं थी, ऑर्डिनेंसेस थे, राज्यादेश थे, राज्यादेश की राजा का आदेश है वो। लेकिन उसके पहले के भी कुछ अभिलेखों की बात कर लें, जैसे ये एक ऐसा अभिलेख जो आर्यों के विषय में
जानकारी देने वाला अभिलेख है जो आर्यों के विषय में जानकारी देता है। बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख क्या है, इसको समझते हैं। बोगज कोई अभिलेख ये बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस अभिलेख, तो ये बोगज कोई जो अभिलेख है ये बोगज कोई अभिलेख ये एशिया माइनर अर्थात आप टर्की कहें वहां पाया गया। एक बोगज कोई स्थान था, वहां पर मिला। बिम्बलर ने खोजा, या बिम्बलर की खोज है, तो इसको डिस्कवर्ड बाय या इसकी खोज बिम्बलर ने किया, तो इसको बिम्बलर ने खोजा। और ये माना जाता है कि 1400 बीसी का होगा, 1400 ईसा पूर्व का होगा। एशिया माइनर में मिला, टर्की के पास। इस बोगज कोई अभिलेख से आर्यों के विषय में हमें जानकारी मिलती है और इसमें आर्यों की दो जातियों का उल्लेख मिलता है, आर्यों के दो कबीलों का उल्लेख मिलता है, दो ट्राइब का उल्लेख मिलता है। और आर्य संस्कृति कबीलाई संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी, हम बात करेंगे अंदर। तो इसमें आर्यों के दो कबीलों का उल्लेख मिलता है, आर्यों की दो जातियों का उल्लेख मिलता है इसमें, ये बोगज कोई अभिलेख में। एक जाति थी हित्तनी, हित्तनी, और दूसरी थी मित्तनी। आप इसको हिट्टनी या मिल्टनी भी कह सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक हित्तनी और दूसरी मित्तनी। अब कबीला है, समूह है, तो फिर उसका एक हेड होगा और वही हेड राजा कहलाता था, वही राजन, मुखिया कबीले का। तो इस हित्तनी कबीला और मित्तनी कबीला, इसका जो हेड था ये मित्तनी का मत्यु अजा, मत्यु अजा, और इसका था शुबिलिमा। थोड़ा सा कठिन नाम है ये। तो बोगज कोई अभिलेख में आर्यों के दो कबीलों का उल्लेख है। एक कबीले का नाम है हित्तनी और उस कबीले का राजा है, मुखिया है सुब्बिलिमा। जब मैं यहां राजा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, बाकी वैदिक सभ्यता में हम लोग खूब चर्चा करेंगे कि यहां पर ये अभी केवल कबीले का हेड है, मुखिया है, कोई राजा नहीं। अभी साम्राज्य की संकल्पना ही नहीं आई, अभी राज्य, साम्राज्य, जनपद से कोई लेना देना। यू कैन से किंग वाज ओनली हेड ऑफ ट्राइब, बस कबीले का मुखिया है बस। तो सुब्बिलिमा इस हित्तनी कबीले का हेड है और मित्तनी कबीले का हेड मत्युअजा है। इन दोनों कबीलों में युद्ध हुआ और युद्ध के बाद फिर दोनों में एक मैत्री संबंध बना और मैत्री संबंध के लिए एक, आप ये कह सकते हैं कि एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ। और उस संधि के लिए साक्षी किसको बनाया जाए, तो इस हित्तनी और मित्तनी कबीले के बीच में
जो संधि संधि हुई इनके बीच में, उस संधि का साक्षी बनाया गया इन चार देवताओं को, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये जो चार देवता हैं, फोर डिविनिटीज हैं, इन चार देवताओं या डिविनिटीज को इस संधि स्थिति का विटनेस बनाया गया, साक्षी बनाया गया। और ये देवता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन चारों देवताओं का उल्लेख इस बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। ये एक तो ये बात। दूसरा, बेहस्तून पर्सिपोलिस जो अभिलेख है, ये बेहस्तून और पर्सिपोलिस अभिलेख ये गांधार वाले भाग में पाए गए, कह सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत में। ये जो अभिलेख हैं बेहस्तून और पर्सिपोलिस, ये अभिलेख जो दारा प्रथम का 516 ईस्वी में अटैक हुआ, 516 ईसा पूर्व में जो अटैक हुआ ये, और उसने गांधार वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ये 516 में दारा फर्स्ट या डेरियस या दरवयहू, जो पर्शिया का था, ईरान का था, और ईरान के हाखामनी वंश का था। ईरान में हाखामनी वंश, उसकी स्थापना कुरुस या साइरस ने किया था, उसी वंश का था ये दारा प्रथम। और इसने इतने में अटैक किया उस पश्चिमोत्तर भारत पे, और इस बात का उल्लेख इस बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। अर्थात ये अभिलेख उसके अटैक के विषय में बताते हैं। अगर विदेशी लेखकों की बात करेंगे तो हेरोडोटस दारा प्रथम के अटैक के विषय में बताता है, और अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो उसमें अभिलेखों के अंतर्गत बेहस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम जैसे अभिलेख ये दारा प्रथम के विषय में बताते हैं। और वही भारत पर अटैक करने वाला पहला आक्रमणकारी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत पर पहला आक्रमण पर्सियन अटैक हुआ, हाखामनी आक्रमण, ईरानी आक्रमण। एक तो ये बात जो उसके विषय में बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और अशोक के अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी देने वाले अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रेज ये है। कुमारगुप्त का मंदसौर प्रशस्ति है, ये कुमारगुप्त का है। बहुत से ऐसे अभिलेख हैं, इनमें हम कुछ की बातें एक प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। बाकी अंदर जो टॉपिक आएगा फिर हम लोग उस पर
बात करते हुए चलेंगे कि ये जो प्रकरण है, ये जो टॉपिक है, इसको जानने का स्रोत क्या है, वो हम देखते हुए चलेंगे। अब जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है जी, ये हाथी गुम्फा अभिलेख बेसिकली खारवेल का है। खारवेल उड़ीसा का राजा है, चेदी वंश का शासक है। चेद डायनेस्टी का रूलर है, ये चेद वंश का शासक है। चेद वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि महामेघवाहन नाम के व्यक्ति ने ही वहां पर इस वंश की नींव डाली। अब ये उड़ीसा में जो इसका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिला, ये खारवेल की विजयों के विषय में तो बताता ही है। उसने किस तरह से खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को भी पराजित किया था, इन सब बातों का। और वो खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, जैन धर्म को प्रोटेक्शन दिया। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र कहें तो गुजरात में, एक जूनागढ़ प्लेस, उसमें एक गिरनार पर्वत था, और उस गिरनार पर्वत पर के बगल में एक झील थी। उस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और फिर चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे, उस ने करवाया। और फिर अशोक ने इसको रिपेयर करवाया और उसमें सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई उस झील से। रुद्रदामन ने भी उसका रिपेयर करवाया, और उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने। अशोक के टाइम में वहाँ का गवर्नर तुषाश्व था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उसका वहाँ का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। तो वो झील है, और फिर झील का निर्माण और उसकी रिपेयर, और फिर स्कंदगुप्त ने भी अपने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त को काम सौंपा, और पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने जब सुदर्शन झील जो गिरनार पर्वत के बगल में है, उसका जब रिपेयर करवा रहा था, तो उसने एक विश्व मंदिर का निर्माण करवाया। अब इतने शासकों के द्वारा इस सुदर्शन झील से जुड़ी हुई बातें कि निर्माण किसने करवाया, रिपेयर किसने करवाया, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर किसने करवाया, ये सब बातों का उल्लेख इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इन सब बातों का उल्लेख, तो इसका मतलब यह निकल कर, और ये सब बातें हैं जो घटनाओं का अभी हम की चर्चा कर रहे हैं सुदर्शना लेख से, ये प्राचीन भारत की है। तो अगर ये अभिलेख इन सब के विषय में जानकारी दे रहा है, तो इसका मतलब कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये प्राचीन भारत के विषय में जानकारी देने का एक बेहद ही अच्छा स्रोत है। और इसमें एक रोचक बात यह है कि इसमें 4 शासकों के नामों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। ये तकरीबन 150 ईस्वी के आसपास का है, संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत भाषा में यह लिखा जाने वाला पहला अभिलेख भी है।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला ये पहला अभिलेख भी है रुद्रदामन का। रुद्रदामन एक शक शासक था, फिर अंदर और इसने लिखा है। एक तो अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक, ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में, लेकिन अशोक का जो मानशेहरा और शाहबाजगढ़ी का है वो खरोष्ठी लिपि में है, और अशोक का जो शार कुना अफगानिस्तान का अभिलेख पाया गया वो अरेमाइक और वो ग्रीक एवं अरेमाइक दोनों में है। खैर, तो अशोक, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अशोक के जो अशोक नाम का पता चला, क्योंकि अशोक की बहुत ही प्रसिद्ध टाइटल थी देवानाम पियदश, लेकिन पहली बार अशोक के अशोक नाम का जो पता चला वो मास्की अभिलेख से पता चला। ये अभी अशोक का जो अशोक नाम है ये मास्की अभिलेख से पता चल रहा है। मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेट्यूर, ये ऐसे इन अभिलेखों से अशोक के अशोक नाम का पता चलता है। मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेट्यूर। इसमें ये मास्की जो अभिलेख है, ये मास्की कर्नाटक में, गुर्जरा एमपी में और उदयगोलम भी कर्नाटक में और नेट्यूर भी कर्नाटक में, यहां पर यह अभिलेख पाए गए। और मास्की अभिलेख ही पहला अभिलेख है जो अशोक के अशोक नाम का उल्लेख करता है, अशोक नाम को बताता है, जो बेसिकली कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में और उदयगोलम भी कर्नाटक में और नेट्यूर भी कर्नाटक में, वहां पे ये पाए गए। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो पढ़ने का काम किया वो टी पैंथलर ने किया। सबसे पहले 1750 में टी पैंथलर ने पढ़ा उसको। टी पैंथलर ने खोजा और फिर आगे चल करके उसको खोजने के बाद सबसे पहले जो पढ़ने का काम किया वो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में किया, लेकिन खोजने का काम सबसे पहले टी पैंथलर ने किया। ये टी पैंथलर, ये अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा 1750 में इन्होंने खोजा, और फिर सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने किया। 1837 में इसे पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले किया। ये तो अशोक के शिलालेख भी हैं, स्तंभलेख भी हैं, गुहालेख भी हैं, और इन अभिलेखों जो स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख है, इनकी भी कैटेगरी है बृहद, लघु, फिर वहां डिटेल में। और जो अशोक के 14 बृहद स्तंभलेख हैं, जिनमें अलग अलग बृहद स्तंभलेखों में अलग अलग क्या उसकी विषय वस्तु है, वहां से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। अभी तो हम शोध के रूप में बात कर रहे हैं, फिर अंदर भी चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये प्रयाग प्रेज या प्रयाग प्रशस्ति
ये प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली मूल रूप से ये अशोक का ही अभिलेख है जो कौशाम्बी में था, लेकिन फिर इसी पर समुद्रगुप्त ने, हालांकि अशोक का एक कौशाम्बी अभिलेख भी है, वो अलग है। उस कौशाम्बी अभिलेख पर अशोक ने अपना नाम और अपनी एक पत्नी कारवाकी का नाम और कारवाकी के पुत्र तीवर का नाम, थोड़ा सा पहले उसी को देख ले जिससे दोनों में क्लैरिटी आ जाए। और कंपटीशन में मेरा अपना थोड़ा सा मानना यह है कि जानना तो जरूरी है ही है, जानना है, लेकिन कंपैरेटिव पॉइंट के अंदर हम कोशिश करें, तुलनात्मक बिंदु के अंतर्गत, तुलनात्मक पहलू के अंतर्गत ये देखें, स्पष्टता बड़ी जरूरी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसे समझें जिससे कि इसको समझने में मदद मिले और किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। कौशाम्बी अभिलेख भी अशोक का अभिलेख है। इस कौशाम्बी अभिलेख में अशोक के अलावा उसकी पत्नी कारवाकी का, उसके पुत्र तीवर का, जो जिसका जन्म कारवाकी से हुआ है, हालांकि कुछ दिनों बाद वो अस्वस्थ रहता था, बीमार रहता था, तो उसकी मृत्यु हो जाती है तीवर की। तो कारवाकी, तीवर, अशोक, इन सबका उल्लेख है। अशोक ने इसमें कारवाकी के विषय में लिखाया है, उसकी प्रशंसा, गुणगान, और अशोक अपनी इसी पत्नी से ज्यादा प्रभावित भी था। अब क्यों प्रभावित था ये मत पूछ लीजिएगा। तो चूंकि उसकी पत्नी का उल्लेख इस कौशाम्बी अभिलेख में, इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को रानी का भी अभिलेख कहते हैं। ये एक तो ये बात, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, अशोक का ये अभिलेख भी कौशाम्बी में ही था। इसी कौशाम्बी अभिलेख पर समुद्रगुप्त ने अपना गुणगान करवाया है। अशोक का तो है ही है, अशोक के विषय में तो लिखी ही बातें। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक है, जिसको भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ साहब ने कहा, तो समुद्रगुप्त ने अपना गुणगान करवाया और ये गुणगान करने का काम, लिखने का काम उस पर हर्षण ने किया। हर्षण समुद्रगुप्त का एक कोर्ट पोएट है, राजकवि है, दरबारी कवि है, और वो उसका संद विग्रहिक पद पे भी तैनात था हर्षण। संद विग्रहिक का मतलब है जो युद्ध और शांति की नीति को तय करे, किसी राजा को यह बताए कि किससे युद्ध करना है या किससे शांति करना है, ये वही तय करेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का विदेश या युद्ध विदेश मंत्री जैसी हैसियत रही होगी संत विग्रहिक की, क्योंकि आगे चलकर फिर वो संत विग्रहिक को कई जगह पर विदेश मंत्री कहा गया है, लिखा गया है हर्षवर्धन के टाइम में। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि संत विग्रहिक या विदेश मंत्री, और चूंकि वो कवि था तो राजकवि था, तो हर्षेण ने समुद्रगुप्त का गुणगान किया है इस प्रयाग प्रशस्ति में। ये उसकी प्रशंसा किया है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा
जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। वो केवल प्रभावती के ताम्रपत्र के, जो ताम्र पूना का ताम्रपत्र अभिलेख है वहां मिलता है। खैर, दूसरा, इस प्रयाग प्रशस्ति को, जो ये स्तंभ लेख है, अकबर, मध्यकालीन भारत में अकबर के समय में जहांगीर कौशांबी से इसको प्रयाग ले आया, तब ये प्रयाग प्रशस्ति हो गया। था कौशांबी में, अशोक का था, समुद्रगुप्त ने भी उस पर लिखवाया, हर्षेण द्वारा लिखवाया, फिर जहांगीर इसको प्रयाग ले आया। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में अशोक का नाम है, समुद्रगुप्त का नाम है, अकबर का नाम है, जहांगीर का नाम है, और अकबर, जहांगीर और बीरबल का नाम भी है। बीरबल, इसका भी नाम, और बीरबल, और इतने ही नाम नहीं है, बल्कि समुद्रगुप्त ने जब अपना दक्षिणावर्त का अभियान चलाया था, और दक्षिणावर्त के अभियान के दौरान 12 शासकों को पराजित किया था, तो उन 12 शासकों ने एक अलायंस बनाया था इसके विरुद्ध लड़ने के लिए, समुद्रगुप्त के। उनमें उन 12 शासकों को जो लीड कर रहा था, जो उनका नेता था, जो उनका लीडर या मुखिया था, वो वाकाटक वंश का वो रुद्रसेन प्रथम था। तो और इसका मतलब इसमें समुद्रगुप्त ने रुद्रसेन जिसको हराया है उसके नाम का भी उल्लेख है। रुद्रसेन फर्स्ट और उसके बेटे पृथ्वी सेन का भी उल्लेख है इसमें, जो वाकाटक वंश के हैं। हालांकि इसी वाकाटक वंश में आगे चलकर जो रुद्रसेन द्वितीय होगा, उसके साथ चंद्रगुप्त सेकंड अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह भी करेगा। खैर, तो एक तो ये अभी हम लोगों ने कौशांबी, और इसके साथ मंदसौर अभिलेख अभी हम लोगों ने देखा था। भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, सुपिया अभिलेख, ये मोटे तौर पर पहले तो ये समझ ले कि ये जितने भी अभिलेख हैं, ये सभी के सभी अभिलेख गुप्त शासकों के विषय में जानकारी देते हैं। ये सब गुप्त शासक से संबंधित। उनमें जो भीतरी स्तंभ लेख है, ये स्कंदगुप्त का है ये, और इस अभिलेख में इस बात का प्रमाण मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय कैसे प्राप्त की थी। हालांकि वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है, क्योंकि स्कंदगुप्त का उल्लेख उसमें भी है, जो उसने सुदर्शन लायक था, तो उस बात का भी थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। तो स्कंदगुप्त ने किस तरह से हूणों को पराजित किया था, और स्कंदगुप्त को हूण विजेता कहा जाता है। ये, और पराजित करने के बाद जैसा चंद्रगुप्त सेकंड या को शक विजेता कहा जाता है, और शकों को पराजित करने के बाद जैसे उसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था, शकारी तो उसको कहा जाता है, ये जनश्रुति है, ये टाइटल बेसिकली उसने एज्यूम नहीं किया था, वो जनश्रुति है। तो जैसे उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, वैसे इस स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके
इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो इसका मतलब ये भी बात कि दो लोगों ने गुप्त शासकों में। फिलहाल इस भीतरी स्तंभ लेख में हुणों के पराजय की बात है और स्कंदगुप्त ने पराजित किया। यह भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में पाया गया। ये आप बनारस से जब गाजीपुर जाएंगे तो सैदपुर तहसील, तो वहां पे पाया गया, सैदपुर तहसील में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो स्तंभ जो स्कंदगुप्त का है, ये मंदसौर अभिलेख बेसिकली ये कुमारगुप्त का है। और जिस तरह से हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का गुणगान किया है, वैसे इसका भी कवि और संत विग्रहित पद पर जो व्यक्ति तैनात था, वत्स भट्टी, उस वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त का गुणगान किया है। इसलिए इसको कभी इसको मंदसौर प्रशस्ति भी कह देते हैं। तो मंदसौर प्रशस्ति में कुमारगुप्त का यशोगान है और इसमें उसके व्यवस्थित शासन का उल्लेख है। ये इसके अतिरिक्त करमदंडा, बिलसड़, ये अभिलेख भी इससे संबंधित है, कुमारगुप्त से। तो एक बात तो ये, और सुपिया अभिलेख, ये सुबिया अभिलेख भी स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, और ये मध्य प्रदेश के रीवा में पाया गया। इसको सुपिया अभिलेख में गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है। तो अगर गुप्त वंशावली किसी एक ही अभिलेख में एक जगह मिल रही है और गुप्त वंश प्राचीन भारत का राजवंश है, तो जाहिर सी बात है कि इस अभिलेख से या जितने भी अभिलेख हैं, इनसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझते हैं, जानते हैं। गुप्त वंशावली का उल्लेख सुपिया अभिलेख में मिलता है जो स्कंदगुप्त का है, और इस अभिलेख में, गुप्त वंशावली में, जो गुप्त वंश का आदि संस्थापक है श्रीगुप्त, उसके नाम का कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब यह निकल कर आ रहा है कि श्रीगुप्त का जो पुत्र घटोत्कच था, वहां से गुप्तों का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है। तो एक राजनीतिक इतिहास की भी जानकारी हो रही है कि यहां से। अब सवाल फिर पैदा होता है कि फिर श्रीगुप्त के विषय में पता कैसे चला। श्रीगुप्त के विषय में इत्सिंग बताता है, इत्सिंग के वर्णन से पता चलता है कि नहीं, वो श्रीगुप्त था और उसने एक मंदिर बनवाया मगध में, और गांव जो है उस मंदिर के देखरेख के लिए 24 गांव दान में दिए। ऐसी बातें इत्सिंग लिखता है। हालांकि वो 7वीं सदी के अंत में आया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व के इतिहास को तो लिख सकता है ना। हाँ, बाद को नहीं लिख सकता है। जैसे आज हम अपने किसी चीज को आधार बना के 20 साल, 25 साल, 100 साल की पहले की घटना को तो लिख सकते हैं, लेकिन आज की बात 100 साल के बाद की घटना के विषय में हमें अभी क्या पता है, तो पहले की बात तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये अभिलेखों के माध्यम से कैसे हम अपने प्राचीन इतिहास को समझते हैं, जानते हैं, इन पर हमने चर्चा किया। आज की इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।